पटना मेट्रो बिहार की कैपिटल सिटी पटना में 31 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर बन रहा है। इस मेट्रो कॉरिडोर में 2 लाइंस बन रहे हैं। पहला ईस्ट वेस्ट रेड लाइन, दूसरा नॉर्थ साउथ ब्लू लाइन। रेड लाइन का टोटल लेंथ 16.8 किलोमीटर है और ब्लू लाइन का टोटल लेंथ 14.1 किलोमीटर है। रेड लाइन के 16.8 किलोमीटर में से 9.38 किलोमीटर रूट एलिवेटेड बनेगा और 7.5 किलोमीटर रूट अंडरग्राउंड बनेगा। सेम ब्लू लाइन में 14.5 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में से 6.5 किलोमीटर रूट एलिवेटेड होगा और 8 किलोमीटर रूट अंडरग्राउंड होगा। रेड लाइन में पूरे 14 स्टेशन होने वाले हैं, जिसमें से 8 स्टेशन एलिवेटेड होंगे और 6 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे। ब्लू लाइन में पूरे 12 स्टेशन होने वाले हैं, जिसमें से 5 स्टेशन एलिवेटेड होंगे और 7 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे। रेड लाइन में जो स्टेशन होने वाले हैं दानापुर, सगुना मोड़, आरपीएस मोड़, पाटलिपुत्र, मीठापुर, रामकृष्ण नगर, जगनपुरा, खेमनी चौक, ये वाले स्टेशन एलिवेटेड होंगे और रुकनपुरा, राजा बाजार, पटना जू, विकास भवन, विद्युत भवन, पटना जंक्शन, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, ये वाले स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे। ब्लू लाइन में मलाई पकड़ी, खेमनी चौक, भूतनाथ, 0 माइल और इंटर स्टेट बस टर्मिनस, ये वाले स्टेशन एलिवेटेड होंगे और आकाशवाणी, गांधी मैदान, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, पटना साइंस कॉलेज, मोइनुल हक स्टेडियम, राजेंद्र नगर, ये वाले स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे। पटना जंक्शन से मेट्रो को अंडरग्राउंड कनेक्ट किया जाएगा। इसे लोग मेट्रो के थ्रू पटना स्टेशन आसानी से आ जा सकते हैं। और दूसरी तरफ खेमनी चौक में मेट्रो का एलिवेटेड इंटरचेंजेस बनेगा और पटना न्यू बस स्टैंड के पास मेट्रो डिपो बनेगा। पटना में जो मेट्रो कॉरिडोर बन रहा है, इतना अंडरग्राउंड क्यों बन रहा है? वो इसलिए बन रहा है, इस रूट के बीच में रूपासपुर रेलवे ओवर ब्रिजेस है और दूसरा जगदेव पथ शेखपुरा मोड़ फ्लाईओवर है। इसके वजह से ज्यादातर कॉरिडोर अंडरग्राउंड ही बना रहे हैं। 2027 तक ये पूरा मेट्रो कॉरिडोर बनकर रेडी हो जाएगा और ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि एवरीडे मोर देन 2 लाख पैसेंजर इस मेट्रो से ट्रेवल करेगा। मेट्रो का मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर होने वाला है और इसका एवरेज स्पीड 34 किलोमीटर पर आवर होने वाला है। और इस मेट्रो को बनाने में ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ रुपीस लगने वाले हैं। लैंड एक्विजिशन का कॉस्ट काफी ज्यादा होने और अंडरग्राउंड रूट की वजह से ओवरऑल मेट्रो का कॉस्ट काफी बढ़ गया है। पटना मेट्रो को पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से बना रहे हैं। पटना मेट्रो को बनाने के लिए जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी ने 5,500 करोड़ रुपीस का लोन दिया है। अगर पटना में ये 2 मेट्रो कॉरिडोर सक्सेसफुल हो जाता है तो फ्यूचर में और भी नए कॉरिडोर बनाने का प्लान है। आखिर ये मेट्रो कॉरिडोर पटना के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पटना सिटी का टोटल पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है। पिछले कई सालों में पटना सिटी का पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ा है। 1950 में पटना का टोटल पॉपुलेशन 3,34,000 था, बट वो 2023 में इंक्रीज होकर 26 लाख तक पहुंच गया है। 2000 से लेकर 2011 के बीच में पटना सिटी का पॉपुलेशन 22% इंक्रीज हुआ है। 2037 तक पटना सिटी का पॉपुलेशन बढ़कर 35 लाख से भी ज्यादा हो जाएगा। बिहार में बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से बिहार में व्हीकल्स का नंबर भी काफी तेजी से बढ़ा है। 2007 में बिहार में टोटल रजिस्टर्ड मोटर व्हीकल्स का नंबर 1.58 मिलियन था, जो 2020 में बढ़कर 9.9 मिलियन हो गया है। अगर हम पटना सिटी में देखें तो टोटल रजिस्टर्ड मोटर व्हीकल्स का नंबर 2009 में 516 यूनिट्स था और अब ये 2020 में बढ़कर 1715 यूनिट से ज्यादा हो गया है। बिहार के कैपिटल पटना सिटी में 25 लाख का पॉपुलेशन होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई वेल ऑर्गेनाइज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है। जैसे कुछ शहरों में हम लोग देखते हैं जहाँ पे मेट्रो नहीं है तो वहाँ पे बीआरटीएस रहता है या फिर कुछ और रहता है, बट पटना सिटी बिहार का कैपिटल होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई वेल ऑर्गेनाइज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अभी तक नहीं बना है। पटना सिटी में रोड ऑलरेडी काफी नैरो है और इलीगल पार्किंग के वजह से यहाँ पे ट्रैफिक से रिलेटेड अब लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। कई घंटों तक लोगों का टाइम ट्रैफिक में ही बर्बाद होता रहता है। और पटना के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से कुछ खास इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया है। पटना सिटी बिहार का कैपिटल है, लेकिन पटना सिटी टियर 2 लेवल का सिटी है। हम सब जानते हैं कि बिहार इंडिया का सबसे गरीब स्टेट है, यहाँ पे पॉवर्टी सबसे ज्यादा है। बिहार को एटलीस्ट एक सिटी को टियर 1 लेवल का डेवलप करना चाहिए। अगर बिहार टियर 1 लेवल का सिटी डेवलप कर लेता है तो बिहार की पूरी इकोनॉमी को लिफ्ट कर सकता है। और ऐसा हमने बहुत सारे स्टेट में एग्जाम्पल भी देखा है। आप बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, गुड़गांव, नोएडा जैसे सिटीज को देख सकते हो। बेंगलुरु पिछले 30-40 सालों में कर्नाटका की पूरी इकोनॉमी को अकेले लिफ्ट कर दिया और बेंगलुरु की वजह से कर्नाटका की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो हुई। आज भी हम देखें तो कर्नाटका की इकोनॉमी में बेंगलुरु का कंट्रीब्यूशन 43% का है। कर्नाटका का 98% सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट अकेले बेंगलुरु करता है। अब सिर्फ बेंगलुरु को नहीं बल्कि मुंबई को आप देख सकते हैं। मुंबई महाराष्ट्र की इकोनॉमी में 22% का कंट्रीब्यूशन करता है। नोएडा उत्तर प्रदेश में 10% का कंट्रीब्यूशन करता है। गुड़गांव हरियाणा की जीडीपी में 60% का कंट्रीब्यूशन करता है। ऐसे आप चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता को भी देख सकते हो। और इन सिटी से जो
आपको वेल्थ मिलता है वे आप अपने स्टेट के बाकी चीजों पे स्पेंड कर सकते हो। एक्सप्रेसवे, हाईवेज, हॉस्पिटल, कॉलेजेस बनाने पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बिहार का पटना डिस्ट्रिक्ट बिहार की इकोनॉमी में 27% का कंट्रीब्यूशन करता है, लेकिन पटना उस लेवल का सिटी नहीं है जिस लेवल का बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई या मुंबई है। इंडिया में जिन स्टेट्स के पास टियर 1 लेवल का सिटीज है वे सिर्फ इकोनॉमी को ही फायदा नहीं पहुंचाता है बल्कि उसके बहुत सारे और भी फायदे होते हैं। उन सिटीज में ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, इंटरनेशनल कंपनीज इन्वेस्टमेंट करती हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज अपना रिसर्च सेंटर खोलती हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज अपना ब्रांच वहाँ पे खोलती हैं। आप इसका एग्जाम्पल बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद इन सब में देख सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज ने अपना हेड ऑफिस, रिसर्च सेंटर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ये सब खोला हुआ है। और इसका सिर्फ इतना ही नहीं फायदा होता है बल्कि उस सिटी में इंडिया के टॉप लेवल के ब्रेन, एजुकेटेड लोग वहाँ पे आके काम करते हैं, वहाँ पे स्टार्टअप खोलते हैं, न्यू इनोवेशन करते हैं, नए नए आइडियाज लाते हैं। India's beloved tech city Bengaluru. Now the city ranks second after Beijing on the list of top technology hubs in the Asia Pacific region. To announce that AMD will invest approximately $400 million in India over the next 5 years. The planned investment will include a new AMD campus in Bangalore. Electric vehicle giant Tesla is going to have its first office in India's Pune city. When I joined Google in 2004, we just had 2 offices, Bangalore and Hyderabad. They were early development centers. Fast forward to today, we have 4 offices. अब बेंगलुरु में देखो, जब इंडिया में आईटी में रिवॉल्यूशन आया था तब बेंगलुरु ने उसको सही समय पर कैप्चर कर लिया और आज हम देख रहे हैं कि बेंगलुरु सॉफ्टवेयर के मामले में टॉप पे है। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि इसके आसपास के स्टेट्स ने भी इसको फॉलो किया। अब महाराष्ट्र में पुणे को देख सकते हो, आज महाराष्ट्र कर्नाटका के बाद सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने में दूसरे रैंक पे है और इसमें पुणे का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। आप तेलंगाना के हैदराबाद को भी देख सकते हो, तो पूरी तरह से बेंगलुरु को कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। आप चेन्नई को देख सकते हो, तो उसका इम्पैक्ट पूरे आसपास के स्टेट्स पे पड़ता है। तो ये चीजें बिहार को भी समझना चाहिए। अगर बिहार ग्रो करेगा तो उसके आसपास के स्टेट्स पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बिहार में भी बहुत सारा एफडीआई आएगा। इंडिया में जितना भी एफडीआई आता है उसमें से टॉप 3 स्टेट में कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात होता है। अब इस वक्त क्या हो रहा है कि इन टियर 1 सिटीज में टेक में काम करने वाले लेबर्स का कॉस्ट काफी बढ़ रहा है, जिसके वजह से बहुत सारी टेक कंपनीज, आईटी कंपनीज टियर 2 और टियर 3 सिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब ये सॉफ्टवेयर के लिए वहाँ पे जा रही है क्योंकि टियर 2, टियर 3 सिटीज में अभी भी लेबर कॉस्ट टियर 1 के कंपैरिजन में काफी कम है। बिहार गवर्नमेंट के पास एक अपॉर्चुनिटी है उन बड़े बड़े टेक कंपनीज को अपने स्टेट में बुलाए ताकि बिहार भी काफी तेजी से ग्रो कर सके। बिहार में पॉवर्टी काफी तेजी से कम हुआ है। पहले बिहार में ऑलमोस्ट 54% लोग अंडर पॉवर्टी थे, अब ये कम होकर 33% हो गया है। बिहार में एजुकेशन भी काफी बढ़ रहा है, लेकिन बिहार में अभी भी जॉब नहीं है। लोग अभी भी गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही पहले देखते हैं। देखो, बिहार में इसके पहले जो भी माइग्रेशन हो रहा था वे बहुत ही चीप वर्कफोर्स का हो रहा था, जिनके पास न ही बहुत ज्यादा स्किल था, नहीं बहुत ज्यादा एजुकेटेड थे, जो ज्यादातर लो सैलरी वाले जॉब किया करते थे। लेकिन अभी जो बिहार में नेक्स्ट जनरेशन है वे पहले के कंपैरिजन में ज्यादा पढ़ी हुई है, तो ज्यादा एजुकेटेड है। अगर उनको बिहार में जॉब नहीं मिलेगा तो वे स्किल एजुकेटेड वर्कर भी बिहार से माइग्रेट करेगा। तो बिहार के पास कोई स्किल वर्कफोर्स भी नहीं होगा तो कंपनीज भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी। तो उसके लिए जरूरी है कि बिहार की गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ इंसेंटिव दे ताकि वे कंपनीज जो टियर 2, टियर 3 सिटीज में जा रही हैं वे बिहार में भी आए, वे पटना में भी आए। इंडिया में हर एक सिटी का ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स होता है, मतलब वे सिटी कितना अच्छा रहने लायक है। तो 2020 में जो रिपोर्ट आया था उसमें टॉप 49 सिटीज में बिहार का रैंक 33 था और स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग में भी 38 था। इतना ही नहीं बल्कि इस साल दुनिया के टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी का जो रैंकिंग आया है उसमें बिहार टॉप 10 में है। बिहार का रैंक 8वां है, मतलब दुनिया का 8वां सबसे पॉल्यूटेड सिटी बिहार है। बिहार में हर साल बाढ़ आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट न करने की वजह से हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस होता है। पिछले लास्ट डेकेड में बिहार में बाढ़ की वजह से ऑलमोस्ट 2,500 लोग मर चुके हैं और बिहार के क्रॉप को ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का लॉस हुआ है। बट अभी भी गवर्नमेंट कुछ खास इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज मेरे न्यू इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, छोटी सी बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।